हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम अगेन हमारा जो पार्ट वन ऑफ सीरीज था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम 10 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, आपके 10 स्टॉक सेक्टर से। और इसमें जो है हम जो कि 10 सेक्टर डिस्कस करेंगे, उसमें से जो है हम पूरे सेक्टर के अंदर जो नंबर वन स्टॉक होता है ना, उसको ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट टू देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पार्ट टू के अंदर जो है हम अलग इंडस्ट्रीज डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट वन के अंदर हमने अलग इंडस्ट्रीज डिस्कस की है। बस एक सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि आप एक बार पार्ट टू देख लो और फिर आप जाकर पार्ट वन देख लेना। तो इस वीडियो के अंदर इसके पहले हम थोड़ा आगे बढ़े, मुझे आपको एक चीज बतानी है कि देखो, इस वीडियो के अंदर हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ना, वो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो है आपको इस रीजन से वीडियो बनाया गया है ताकि आप जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज को जाकर पढ़ो और इसके साथ-साथ आपको सीखने मिले कि यार अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे बेस्ट जो है कौन-सा है इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस परफॉर्मेंस। मैं स्टॉक प्राइस की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत री-रेटिंग पोटेंशियल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बिज़नेस परफॉर्मेंस पे फोकस करना है और पूरे इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर कौन-सा है, उस पे फोकस करेंगे। तो अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन की तरीके से इसे नहीं लेना है, आपको इंडिपेंडेंटली जाकर इन प्लेयर्स को जो है स्टडी करना है। स्क्रीनिंग करने का काम जो है और बाकी नंबर 1 प्लेयर्स आने का काम और आपको आइडिया देने का काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इंडस्ट्री जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, वो है सीडीएमओ स्पेस। अब सीडीएमओ स्पेस के अंदर कितने ज़्यादा टेलविंड्स हैं आप लोगों को बताइए। सीडीएमओ मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनीज़ होती है ना, उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो हर बार खुद नहीं कर सकती है। तो ये कंपनी जो है आउटसोर्स कर देती है और आपकी सीडीएमओ स्पेस के अंदर कंपनीज़ देखोगे तो इस तरीके से कंपनीज़ जो है रेवेन्यू कमाती है। तो ओवरऑल सीडीएमओ स्पेस के अंदर देखोगे तो बहुत सी कंपनीज़ है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि न्यूलैंड लैबोरेटरीज करके कंपनी आती है, लेकिन सीडीएमओ कंपनीज को आप कभी भी एनालाइज करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, सीडीएमओ जो कंपनीज होती है ना, इनके रेवेन्यू जो है थोड़े लंपी स्टाइल के अंदर होते हैं। मतलब क्या कि किसी साल हमें ग्रोथ देखने मिलेगी, किसी साल जो है हमें ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आपको इन सीडीएमओ कंपनीज के मॉलिक्यूल्स ट्रैक करने हैं। देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स कब आ रहे हैं, क्योंकि जब आपका मॉलिक्यूल ब्लॉकबस्टर हो जाएगा तब आपकी कंपनी के अंदर एकदम से ग्रोथ आ जाएगी। तो आपको ये देखना है, यहाँ पे फोकस करना है कि कौन सी कंपनी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो है कमिंग ईयर्स के अंदर कमर्शियलाइज हो रहा है। तो न्यूलैंड के अंदर हमें FY 27 के अंदर ग्रोथ देखने मिल सकती है, जहां हमें अच्छी खासी टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ देखने मिल सकती है, क्योंकि FY 27 से कंपनी के मॉलिक्यूल जो है कमर्शियलाइज होना स्ट्रॉन्ग वे में स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ आरती फार्मा लैब्स नाम की भी एक कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। अब आरती फार्मा लैब्स का जो है बहुत सारे डिवीजन है, इनका जैंथीन का भी डिवीजन है और इसके साथ साथ इनका सीडीएमओ वाला भी डिवीजन है। अब आरती क्या कर रहा है, ये अपना सीडीएमओ वाला डिवीजन जो है ना वो स्केल करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इनका जैंथीन वाला जो डिवीजन है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है। तो उसके वजह से आरती के अंदर हमें जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है आगे जाकर, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ ज़ैंथीन स्पेस के अंदर आरती फार्मा लैब्स जो है, आई मीन आरती फार्मा जो है, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लीडर है और कैपेसिटी एक्सपेंशन होने के बाद तो और भी ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके साथ-साथ इनके कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं ना, जहाँ से आपके सीडीएमओ स्पेस के अंदर ग्रोथ हमें अच्छी आ सकती देखने मिल सकती है। तो कंपनी ने गाइडेंस ही वही दिया है कि सीडीएमओ वाला स्पेस जो है, ये लोग आराम से 30-40% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके साथ-साथ सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी जो मुझे लगती है, वो है आपकी ब्लू जेट हेल्थकेयर। अब ब्लू जेट हेल्थकेयर के अंदर जीएलपी-1 नाम का एक मॉलिक्यूल है जो कि यूएस के अंदर बहुत ट्रेड हो रहा है। तो ब्लू जेट जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाती है जो कि आपके जीएलपी-1 ड्रग्स के अंदर भी यूज़ होता है। सेमाग्लूटाइड नाम बोलते हैं उस मॉलिक्यूल का, एक्चुअली मुझे इतना प्रोनाउंस करते नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ब्लू जेट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। अब इसके साथ-साथ ब्लू जेट का एक डिवीज़न है जो कि बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वो जो है इनका कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाला डिवीजन। तो FY 26 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इनके कॉन्ट्रास्ट मीडिया के जो 2 नए मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो आ रहे हैं। तो वहाँ से जो है ब्लू जेट के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है, जो कि आपको ट्रैक करना है कि किस तरीके से इनके जो नए मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो प्ले आउट होता है। अब कंपनी का सबसे अच्छा बिज़नेस जो कर रहा है वो है फार्मा एपीआई वाला बिज़नेस, जहाँ पे मार्जिन्स भी जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हाई है और कंपनी के केस में ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बताया पता है ब्लू जेट के? ब्लू जेट के मैनेजमेंट ने ये बताया कि FY 26 और FY 27 जो है इनके लिए एग्जीक्यूशन ईयर रहेगा। मतलब इन साल के अंदर हमें जो है अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल सकती है इस कंपनी के अंदर। तो ब्लू जेट को ट्रैक करो सीडीएमओ स्पेस के अंदर, और बाकी कुछ कंपनीज भी है। लॉरस लैब नाम की भी एक कंपनी है, जहाँ पे इनका जो सीडीएमओ का शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो लॉरस लैब्स के अंदर आप ऐसा ट्रैक करो कि इनका सीडीएमओ का शेयर के अंदर हमें कितना ज़्यादा इंक्रीज देखने मिल रहा है और इंक्रीज हो रहा है क्या सीडीएमओ का शेयर। तो अगर वो हमें देखने मिलेगा तो कंपनी के अंदर री रेटिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकता है, बट वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा सीडीएमओ का स्पेस। एक है कि लॉरस के केस में जो वैल्यूएशंस है ना, वो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है।
फिर जो अगला इंडस्ट्री है, सेकंड इंडस्ट्री जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका वैल्यू रिटेल वाला इंडस्ट्री। अब वैल्यू फैशन इंडस्ट्री कितना ज़्यादा ग्रोथ के अंदर है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। अब वैल्यू फैशन इंडस्ट्री का लीडर कौन है? सबसे बड़ा लीडर ज़ूडियो, ट्रेंड। ओवरऑल अगर आप फैशन रिटेलर्स के अंदर देखोगे ना, तो हमारे जो प्रीमियम फैशन रिटेलर्स हैं या मिड प्रीमियम फैशन रिटेलर्स है ना, वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो आप आदित्य बिरला फैशन जैसी कंपनीज़ को देखते हो या फिर आप शॉपर्स स्टॉप जैसी कंपनीज़ को देखते हो, तो वहाँ पे हमें कहीं भी जो है ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहाँ टॉप लाइन ग्रोथ भी देखोगे ना, कंपनी की 5% 10% के आसपास चल रही है। आदित्य बिरला फैशन का जो पैंटालून्स वाला ब्रांड है ना, वो भी इतना नहीं अच्छा चल रहा है। तो ट्रेंड के केस में हमें जो है पहले बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही थी। तो ट्रेंड के अंदर क्या-क्या ब्रांड्स आते हैं? एक आपका स्टार आता है, ज़ूडियो इंटरनेशनल आता है, ज़ूडियो आता है। लेकिन ट्रेंड के अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैं आपको ये बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से 2 से 3 क्वार्टर से हमें ट्रेंड की जो ग्रोथ है ना, उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है। मतलब क्या, पहले अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो ट्रेंड वाज़ ग्रोइंग एट अराउंड 50% के आसपास। एज़ ऑफ नाउ पिछले 2 क्वार्टर से ट्रेंड का जो कार है उसका स्पीड अगर आप देखोगे तो थोड़ा हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है। इसके साथ-साथ आप ऐसा सोच सकते हो कि कंपनी की जो ग्रोथ है ना, वहाँ पे हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है। तो आप इस एनालॉजी से, कार वाला एनालॉजी से होपफुली आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड पहले ग्रो करती थी 50% पे, Q2 के अंदर ग्रो की 40% पे, Q3 के अंदर ग्रो किया 34% पे और Q4 के अंदर तो और ही खराब हो गई सेल्स ग्रोथ। तो Q1 FY26 के अंदर कंपनी वाज़ ग्रोइंग एट अराउंड 27% के आसपास। और इसके साथ-साथ ट्रेंड की वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हमें स्टॉक के अंदर जो है करेक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन ज़ूडियो की जो स्टोर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम ज़ूडियो के स्टोर में कभी भी जाओगे तो आपको स्टोर जो है भरा हुआ ही मिलेगा। एक है कि इनका बेस थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो यहाँ से ग्रोथ थोड़ी रिड्यूस होते जा रही है ओवरऑल। बट इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वी टू रिटेल नाम की एक कंपनी है आपके वैल्यू फैशन स्पेस के अंदर। ये भी वही आपके वैल्यू अपैरल बेचते हैं, मतलब क्या, जो सस्ते कपड़े होते हैं ना, वो बेचते हैं। अब रिटेल स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। ट्रेंड क्या है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जो है चीजें शिफ्ट हो रही है। और यही ट्रेंड जो है हमें हमारे ज्वेलरी सेक्टर के अंदर देखने मिल रहा है। तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे चीजें जब शिफ्ट हो रही है, तो वहां से अगर आप नॉर्मल देखोगे तो T2 T3 T4 T5 सिटीज के अंदर लोग क्या करते थे, पहले रोड साइड रिटेलर्स होते थे, उनसे जाकर ले लेते थे। या फिर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की शॉप होती है ना, डिफरेंट नाम की आप देखोगे तो किसी का नाम कुछ और होता है, किसी का नाम कुछ और होता है। तो वहाँ पे जाके कपड़े लेते थे। अब कई सारे स्टोर्स के अंदर, एक तो इनके स्टोर्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, ट्रायल रूम वगैरह बहुत छोटे होते थे। तो आप जब वी टू रिटेल जैसे शोरूम में जाते हो तो इनके स्टोर बहुत बड़े होते हैं। कस्टमर के लिए जो एक्सपीरियंस है वो भी बेटर हो जाता है। एंड अगेन एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है कस्टमर का, और इन्हें लो प्राइस पे थोड़े ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं, तो कस्टमर जो है ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज्ड के कपड़े ही प्रेफर करता है। तो ये वी टू रिटेल और आपके ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्पेस के अंदर इसलिए इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो वी टू रिटेल ये गाइडेंस दे रहा है कि अगले कुछ सालों के लिए ये लोग आराम से 40-50% पे ग्रो कर सकते हैं फॉर कमिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब हमें यहाँ इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा, वो हमें ध्यान से देखना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वी टू रिटेल का परफॉर्मेंस भी जो है ना, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। और पूरे वैल्यू रिटेल स्पेस में 3 ही प्लेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक आपका ट्रेंड, वी टू रिटेल और बाजार स्टाइल। तो इन तीनों प्लेयर्स के अंदर वी टू रिटेल जो है सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके साथ-साथ हमें कंपनी के अंदर मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिल रहा है, और कंपनी के अंदर हमें कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ क्वार्टर से जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। पहले वी टू रिटेल जो है लॉस बनाता था, एज़ ऑफ नाउ कंपनी का ये भी गाइडेंस है कि FY26 के अंदर जो भी क्वार्टर होगा ना, वहाँ पे ये लोग लॉसेस नहीं जनरेट करेंगे। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ-साथ कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप इनकी डिवीज़न वाइज़ सेल देखोगे तो मैक्सिमम इनकी सेल जो है मेंस वियर से होती है। फिर उसके बाद लेडीज़ वियर, फिर किड्स वियर और फिर इसके बाद लाइफ़स्टाइल ब्रांड से। तो ये जो है वी टू रिटेल का सीन है। ओवरऑल कंपनी के अंदर हमें इंप्रूवमेंट ही देखने मिल रही है। नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट ये गाइड कर रहा है कि इनके एबिटा मार्जिन जो है यहाँ आगे जाकर इंप्रूव होंगे। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ऐसी कंपनीज के अंदर ट्रैक करना चाहिए। तो अगर हम वी टू रिटेल के Q1 FY26 के भी नंबर्स देखें तो कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की है 15% से, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक अगर आप देखोगे तो वी टू रिटेल का 10% के आसपास है। अब कंपनी ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया कि अगर ये लोग 10% के आसपास भी ग्रो करेंगे तो भी SSG जो है एक बहुत हेल्दी रहेगा। अब यहाँ पे रिटेल कंपनीज के अंदर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक बनकर आता है, जो कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें ट्रैक करना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है मैंने आपको मास्टर क्लास के अंदर एक्सप्लेन करी हुई है कि कौन से सेक्टर के अंदर जो है आपको कौन सा मेट्रिक ट्रैक करना है। तो मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको मार्केट के अंदर इंडिपेंडेंट बनना है, अगर आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है, तो मास्टर क्लास के अंदर जो है जरूर एनरोल कर लेना। अब इसके बाद बी टू रिटेल के नंबर्स देखें तो इनका सेल्स पर स्क्वायर फुट जो है उसके अंदर भी हमें इंक्रीज देखने मिला, और ओवरऑल कंपनी का गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर V2 रिटेल जो है सबसे बेस्ट प्लेयर बनकर आता है। अब बाज़ार स्टाइल जो है ठीक-ठाक प्लेयर है। यहाँ पे लेकिन V2 का जो कंसिस्टेंसी है ना, वो हमें बाज़ार स्टाइल के अंदर इतना ज़्यादा देखने नहीं मिलता है। जहाँ कंपनी अगर आप देखोगे तो ग्रो कर रही है, लेकिन इन ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। तो वहाँ पे इनका दुर्गा पूजा के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो सेल्स के अंदर सीज़नैलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। बट मुझे V2 का परफॉर्मेंस जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बाज़ार से जो है बेटर लगता है ऑब्वियसली। अब जो फोर्थ सेक्टर है, आई मीन थर्ड सेक्टर है, वो है हमारा ज्वेलरी स्पेस। अब ज्वेलरी स्पेस के अंदर देखोगे तो बहुत कंपनीज आती है, टाइटन आती है, सेनको आती है, पीएन गडगिल आता है। तो इस स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट पेस पे कौन से दो प्लेयर्स ग्रो कर रहे हैं? एक है आपका कल्याण ज्वेलर्स। अब इसमें भी जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ ज्वेलरी स्पेस को तो बॉस मैं कितनी बार चैनल पे कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टडीड मिक्स एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि ट्रैक करना है। सेल्स ग्रोथ ट्रैक करो, पैड ग्रोथ ट्रैक करो, मार्जिन किस लेवल पे जा रहे हैं वो ट्रैक करो, सेम स्टोर सेल ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है कंपनीज की वो देखो, और इसके साथ-साथ क्या पेस पे स्टोर एक्सपेंशन चल रहा है कंपनीज का, वो आपको इन ज्वेलरी कंपनीज के अंदर ट्रैक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल्याण अगेन इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी, पैन इंडिया प्लेयर होने के बाद भी बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। तो कल्याण अभी Q1 के अंदर भी अगर आप देखोगे, Q4 के अंदर, तो कंपनी इज ग्रोइंग एट अराउंड 36% के आसपास। इसके साथ-साथ कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग कॉन्स्टेंटली अपने स्टोर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। Q1 FY26 का भी अपडेट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की है 31% से, जो कि एक बहुत हेल्दी अपडेट है। मतलब इतना बड़ा बेस होने के बाद भी कल्याण इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो मास्टर क्लास के लिए अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो। इस मास्टर क्लास के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा? आपको जो है 11 सेशंस मिलते हैं। ये 11 सेशंस की जो लेंथ बनकर आती है वो 20 आवर्स के आसपास बन कर आती है। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के अंदर सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है, मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए, और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं, और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला है, और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग, और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है, और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो, और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए, और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने कौन-सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है, और कहाँ पे जो है मैंने पोज़ीशन कट करा है, ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो, और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ों जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ़ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, एज़ ऑफ नाउ मास्टर क्लास के अंदर जो भी लोग हैं, उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए। तो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब थोड़ा आगे बात कर कल्याण के बारे में, जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है।
अब कल्याण का जो ग्रोथ रेट है, वो आप टाइटन जैसी कंपनीज़ देखोगे तो वो मैच नहीं कर पाती है। जहाँ टाइटन इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 20%, 18-15% के आसपास, और उनका जो तनिष्क वाला डिवीज़न है उससे वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं। कल्याण भी वही है, अपना कल्याण का ब्रांड एक्सपांड कर रहा है, और इनका एक और ब्रांड है कल्याण के अंदर कैंडियर, जिसके स्टोर्स जो है ये लोग कॉन्स्टेंटली एक्सपांड कर रहे हैं। और कल्याण ने आपका स्टोर इंक्रीज़ करने का जो गाइडेंस है वो 50% के आस-पास दिया है। तो बॉस गाइडेंस भी जो है कल्याण के एंड से बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ये सीन है कल्याण के अंदर। तो एज़ ऑफ नाउ मुझे बेस्ट प्लेयर जो है ज्वेलरी स्पेस के अंदर कल्याण ही लग कर आता है। और इसके साथ-साथ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको पता ही होगा, इतने बार कवर कर चुका हूँ मैं ये चैनल पे। ज्वेलरी रिटेल स्पेस जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन का होता है वेडिंग स्पेस के अंदर, वेडिंग सीज़न के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q3 और Q4 के अंदर इन सारी कंपनीज़ की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनफैक्ट इस बार Q1 के अंदर जो सेंको के नंबर्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए। सेंको इज़ ग्रोइंग एट अबाउट 28% के आसपास, अगर आप इनका Q1 FY26 का अपडेट देखोगे। तो अपडेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, और बहुत टाइम बाद जो है हमें सेंको के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। क्योंकि सेंको अगर आप देखोगे तो टाइटन जो है ना उससे बहुत कम पेस पे ग्रो करता था। कल्याण अच्छा प्लेयर है, लेकिन कल्याण के केस में मुझे वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। फिर आपका एक और प्लेयर बनकर आता है जिसका नाम है पीएन गडगिल। तो आप पीएन गडगिल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ वैल्यूएशंस भी जो है मुझे थोड़ी रीज़नेबल लगती है, और यहाँ पे ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। अगेन इनका वो रिटेल और नॉन रिटेल स्पेस का बहुत लफड़ा हो चुका था पहले पिछले कुछ क्वार्टर से, कॉन कॉल्स वगैरह अगर आप रीड करते हो तो वहाँ पे अगेन आपने देखा होगा, तो इसलिए कंपनी का जो कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आप सेल्स देखोगे ना तो इतना ज़्यादा हमें ग्रोथ नहीं देखने मिलेगा। लेकिन कंपनी इनका रिफाइनरी वाला जो डिवीजन है ना, जो कि सबसे लोएस्ट मार्जिन वाला डिवीजन है, वो कट ऑफ कर रहा है पूरा FY26 के अंदर। तो इसके वजह से कंपनी के ये वाले डिवीजन के अंदर जो है, मतलब रिटेल वाले डिवीजन के अंदर ग्रोथ अच्छी देखने मिलेगी, और कंसोलिडेटेड लेवल पे थोड़ा लैग देखने मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो इनका मेन रिफाइनरी वाले डिवीजन है, यहाँ से कुछ 30% ऑफ सेल्स आती है, वही पूरा कट ऑफ कर रहा है। फिर इसके साथ-साथ पीएन गडगिल का भी Q1 FY26 का अपडेट अगेन स्ट्रॉन्ग, जहाँ एक्स रिफाइनरी अगर आप इनकी सेल्स देखोगे तो कंपनी इज़ ग्रोइंग एट अबाउट 30% के आसपास, और गोल्ड प्राइसेस भी जो है इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये आपके ज्वेलरी कंपनी के लिए एक रिस्क बनकर आता है कि गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सीन है। ओवरऑल पीएन गडगिल का परफॉर्मेंस अच्छा है, वैल्यूएशंस मुझे थोड़ी रीज़नेबल लगती है यहाँ पे, जिस लेवल का ग्रोथ आ रहा है पीएन गडगिल के अंदर, मतलब उस लेवल पे वैल्यूएशन जो है डिसेंट लगती है। मतलब 33-34 का पीई है। फॉरवर्ड पीई अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इनका 26 का बनकर आता है। कंसिडरिंग अगर मैं इनका गाइडेंस कंसिडर करूँ, FY25 के अंदर इन्होंने 7,600 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है। FY26 के लिए ये लोग गाइड करेंगे, ये लोग 10,000 करोड़ करेंगे। तो वहाँ पे अगर मैं 3.5% का पैट भी ले लूँ या 3% का भी पैट ले लूँ, तो वहाँ से 300 करोड़ पैट निकल कर आता है आपका। तो वैल्यूएशन देखोगे तो 26 का फॉरवर्ड पी है, जो कि एक्चुअली रीज़नेबल लगता है मुझे पीएन गडगिल के केस में। तो पीएन गडगिल की जो डील है ना, मुझे वो बाकी प्लेयर से कंपैरेटिवली बहुत बेटर लगती है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन भी और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ भी। तो ज्वेलरी के बाद एक और मेगा सेक्टर जो है वो हमारा स्मार्ट मीटर वाला सेक्टर है। अब स्मार्ट मीटर के अंदर अगर आप देखोगे तो टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी है जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। टेक्नो जो है आपके ईपीसी के अंदर भी आती है, और इसके साथ-साथ ये लोग जो है स्मार्ट मीटर के अंदर भी है। कंपनी जो है डेटा सेंटर के अंदर भी है। तो एक ये टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी जो है बहुत सारे बूमिंग सेक्टर्स के लिए प्रॉक्सी कंपनी है। तो यहाँ टेक्नो के केस में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ भी जो है हमें अच्छी देखने मिल रही है। पिछले Q4 के अंदर ही अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की है 86% से, और इसके साथ-साथ इन्होंने गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देकर रखा है आपका FY26 के लिए। इन्होंने ईपीएस का ही गाइडेंस दे दिया है सीधा, ₹50 के आसपास का ईपीएस करेंगे। एज़ ऑफ नाउ कंपनी का ईपीएस जो है 36 के आसपास है। तो वहाँ से अगर हम ईपीएस की भी ग्रोथ कैलकुलेट करें तो हमें जो है ईपीएस के अंदर 38% की ग्रोथ दिख कर आती है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन को अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो इनका पेग जो है 1 से भी नीचे चले जाता है। तो इंटरेस्टिंग है, और इसके साथ-साथ कंपनी के अंदर जब आगे जाकर डेटा सेंटर से रेवेन्यू आएँगे ना, तब भी कंपनी के अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बेटर होते जाएँगे। क्योंकि डेटा सेंटर्स के अंदर इन कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा हाई। नॉर्मली अगर मैं आपको एक एस्टीमेट दूँ तो डेटा सेंटर्स के अंदर इनके एबिटा मार्जिन जो है वो 80% के आसपास चले जाएँगे। अब एज़ ऑफ नाउ कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत हेल्दी है, और एक स्मार्ट मीटर वाला डिवीज़न जो है, जो कि बहुत ज़्यादा लैगार्ड बन रहा था कंपनी के लिए, वो अब जो है बेटर होना स्टार्ट हो चुका है। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक एक अच्छी कंपनी है जो कि आप रीड कर सकते हो टीएनडी स्पेस के लिए भी और स्मार्ट मीटर वाले स्पेस के लिए भी। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो स्मार्ट मीटर वाले स्पेस के अंदर एक और कंपनी मुझे पसंद है, कंपनी का नाम है जीनस पावर। अब जीनस पावर के अंदर भी ग्रोथ नहीं थी, ये लोग FY26 के लिए जो है इन्होंने अपना ग्रोथ गाइडेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रखा था। ये लोग बोल रहे थे हम लोग 30% पे ग्रो करेंगे, क्योंकि एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे ना तो कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2025 में कंपनी हैज़ ग्रोन इट्स टॉप लाइन एट अबाउट 103%। तो वहाँ से मैनेजमेंट बोल रही है कि हम 30% पे ग्रो करेंगे, तो इसलिए जीनस का अगर आप वैल्यूएशन मल्टीपल देखोगे तो वैल्यूएशन भी जो है स्टॉक की अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी थी।
पहले स्टॉक ट्रेड करता था 115 के पी पे, एज़ ऑफ नाउ स्टॉक ट्रेड कर रहा है 37 के पी पे। तो वैल्यूएशन के अंदर हमें बहुत बड़ा करेक्शन देखने मिला है, अगर आप जीनस के केस में देखोगे तो। बट अब इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर आकर गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया है। अब मैनेजमेंट ये गाइडेंस दे रहा है कि ये लोग जो है 4000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे एफआई 26 के अंदर। तो अगर आप ग्रोथ देखोगे तो आराम से 60% के आसपास जो है कम से कम बनकर आता है। और इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर के अंदर जो टेंडरिंग एक्टिविटी है ना, वो भी इंक्रीज हो चुकी है गवर्नमेंट्स के साइड से। पहले थोड़ा स्लो डाउन हो चुका था टेंडरिंग एक्टिविटी के अंदर, तो एक्सपेक्टेड था कि एफआई 26 बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, एफआई 26 एकदम बूम करेगा। लेकिन अभी जो है एफआई 26 के अंदर चीज़ें जो है वो पिकअप होनी स्टार्ट हो गई है। दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग, इसलिए कंपनी ने जो है अपना गाइडेंस इंक्रीज़ किया है। तो जीनस एक कंपनी है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और जीनस को जो है मैं ऑलरेडी चैनल पे कवर कर चुका हूँ। तो एक बार अगर आपको इस कंपनी का डिटेल बिज़नेस एनालिसिस देखना है, तो आप जो है चैनल पे सर्च कर सकते हो जीनस, और आपको आइडिया पूरा लग जाएगा। फिर इसके साथ-साथ ट्रांसमिशन ईपीसी के अंदर मैं बात करूँ तो स्किपर नाम का एक कंपनी है, और इसके साथ-साथ आपका ट्रांसरेल नाम का एक कंपनी है। स्किपर के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ वही आपका डिसेंट ग्रोथ है, 40% के आसपास कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है 2025 के अंदर, और इसके साथ-साथ इनके एबिटा मार्जिन जो है 10% है। इनका अगर आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिवीजन देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे जो है इनके मार्जिन सबसे ज़्यादा है। इनका जो नॉन टीएनडी वाला डिवीजन है, वहाँ पे इनके कंपैरेटिवली मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो थोड़े लोअर साइड पे, और सबसे बकवास डिवीजन जो है इनका, वो है इनका पॉलीमर वाला डिवीजन। तो अगर कंपनी अगर एज़ ऑफ नाउ डीमर्ज तो नहीं करने वाली है, अगर ये लोग पॉलीमर वाले डिवीजन को डीमर्ज कर देते हैं ना, तो कंपनी के अंदर जो है हमें री-रेटिंग देखने मिल सकती है। बट वो हमें पता नहीं कि पॉलीमर वाला डिवीजन जो है कब री-रेट होगा, आई मीन कब डीमर्ज होगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन्स बहुत बकवास है। और इसके साथ-साथ अगर आप एक और चीज़ देखोगे, तो पॉलीमर वाले बिज़नेस के अंदर जो डिमांड आ रही थी ना पहले, वो डिमांड भी स्लो डाउन हो चुकी है। क्योंकि ये पॉलीमर पाइप्स वगैरह मैक्सिमम इनकी सेल्स कहाँ होती है, एक तो पहले जल जीवन मिशन चल रहा था, तो वहाँ से इन कंपनीज़ के पास सेल्स अच्छी आ रही थी। लेकिन अभी जल जीवन मिशन के अंदर भी स्लो डाउन हो चुका है, तो वो वाला डिवीज़न भी इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। स्किपर और आपके ट्रांसरेल में डिफ़रेंस क्या बनता है कि स्किपर जो है आपका थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग साइड में, ट्रांसरेल जो है वो पूरा ईपीसी साइड में, और ट्रांसरेल जो है कंपैरेटिवली आपके स्किपर से जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स करता है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज़ देखोगे तो मुझे ट्रांसरेल जो है ना बेटर लगता है, क्योंकि इसका पी जो है 30 के आसपास बनकर आता है। और ग्रोथ गाइडेंस अगर आप देखोगे तो लगभग सेम ही है कंपनी का। स्किपर इज़ गाइडिंग एट अबाउट 25% का सेल्स ग्रोथ, ट्रांसरेल इज़ गाइडिंग एट अबाउट 23% का सेल्स ग्रोथ। तो गाइडेंस लगभग सेम है। मार्जिन्स मुझे ट्रांसरेल के बेटर लगते हैं। ओवरऑल दोनों कंपनीज़ अच्छी है, दोनों कंपनीज़ को जो है आप ईपीसी स्पेस के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर रीड कर सकते हो। एक और छोटी कंपनी है ट्रांसमिशन के अंदर, विवियाना पावरटेक नाम है कंपनी का। यहाँ पे भी ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। आप इस कंपनी को भी जो है रीड कर सकते हो। इन्होंने अपना गाइडेंस जो है 2 बार एक्सीड भी करा हुआ है। तो आप विवियाना को भी रीड कर सकते हो। अब इसके बाद जो अगला सेक्टर जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना है, वो है हमारा अरोमा केमिकल वाला सेक्टर। तो अरोमा केमिकल वाले सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो 2 कंपनीज़ बनकर आती है, जो कि एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो पहली जो कंपनी है वो है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स। अब अरोमा सेक्टर और आपका फ्रेग्रेंस वाला सेक्टर जो है मैं ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो भाई क्या कर रहे हो? अब जाकर थोड़ी वीडियो देखो चैनल पे। तो इस सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो अरोमा केमिकल्स होते हैं ना, वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये मैक्सिमम परफ्यूम्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, कोई दूसरे केमिकल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, हैंड सैनिटाइज़र्स के अंदर, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें जो है यूज़ की जाती है। और प्रिवी के केस में इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ जो है ना कुछ टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। पहले कंपनी के अंदर ग्रोथ जो थी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और फिर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर से प्रिवी की जो ग्रोथ रेट है ना, वो बेटर हो चुकी है। और कंपनी ने अभी Q4 के अंदर तो इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की है 26% से। अब इसके साथ-साथ प्रिवी के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स भी जो है बेटर होते जा रहे हैं। तो इनके जो मार्जिन्स है वो 19% से 22% के आसपास जा चुके हैं। रीज़न क्या है प्रिवी के मार्जिन्स इंक्रीज़ होने का, कि कंपनी जो है अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो शेयर है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। तो ये हो रहा है, तो जितना ज़्यादा कंपनी के अंदर वैल्यू एडेड शेयर का प्रोडक्ट जो है इंक्रीज़ होते जाएगा, उतना ज़्यादा कंपनी के जो मार्जिन्स है ना, वो बेटर होते जाएँगे, और ओवरऑल कंपनी के लिए डिमांड जो है, वो डिमांड भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल फ्रेग्रेंसेस वाला डिवीज़न जो है इनका, वो बहुत अच्छा करेगा, और एक्सपेक्टेड यही है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया हुआ है। इनका गाइडेंस अगर आप देखोगे तो इन्होंने आई थिंक 20 या 25% का गाइडेंस दिया हुआ है। या अगर आप प्रिवी के केस में अगर हम जाके गाइडेंस भी चेक करें, तो इनका गाइडेंस बनकर आता है, हाँ, 20 टू 25% के टॉप लाइन ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है एफवाई 26 के लिए, दैट इज़ हेल्दी। और यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स भी जो है बेटर हो गए। कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया कि इनके जो एबिटा मार्जिन्स है ना, वो नॉर्थ ऑफ 21% रहेंगे।
तो एबिटा मार्जिन्स भी जो है इसी लेवल पे रहेंगे जिस लेवल पे अभी है। तो ओवरऑल प्रिवी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। और मेरे को ये इंडस्ट्री क्यों पसंद है अरोमा और फ्रेग्रेंस वाली, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, आपके प्लेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड प्लेयर्स है। मतलब क्या कि आप एक बार परफ्यूम के अंदर किसी कंपनी का केमिकल यूज़ करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कल को आपके सप्लायर को जो है इमीडिएट चेंज कर सकते हो। क्योंकि कस्टमर्स को जो है आदत हो जाती है आपके परफ्यूम की, आपके ब्रांड की, तो आप इमीडिएट चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सप्लायर्स के बाद बहुत बड़ा पावर बन जाता है। तो यही आपकी प्रिवी जैसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा मोड भी बन जाता है। फिर इसके साथ-साथ प्रिवी के बाद जब हम दूसरी कंपनी को स्टडी करें, तो दूसरी कंपनी का नाम है एसएच केलकर। अब केवा भी बोल सकते हो आप इस कंपनी को। तो यहाँ पे अगेन आप इस कंपनी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया था, एक तो आपके रॉ मटेरियल के जो प्राइसेज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। तो इसलिए इनके जो मार्जिन्स है ना, वो फ़ॉल हो रहे थे। तो कंपनी के जो मार्जिन्स थे, जो कि 17% के आसपास थे, वो जो है 13% के आसपास आ गए। और एसएच केलकर के अंदर इनके एक प्लांट के अंदर जो है फायर एक्सीडेंट हो गया था। तो फायर एक्सीडेंट हो गया, इसलिए कंपनी को जो है लॉस पे रिपोर्ट करना पड़ा 1 क्वार्टर के अंदर। तो ये दिक्कत चल रहे थे आपके एसएच केलकर के अंदर। बट अभी कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि जो फायर से लॉस हुआ ना, वो कंपनी के पास इंश्योरेंस के फॉर्म में पैसा फिर से आ जाएगा। और एज़ ऑफ नाउ इनका गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लोग यूरोप के अंदर भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ ये बता रहे हैं कि इनके जो मार्जिन्स है ना, वो धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ होते हुए दिखेंगे। तो अगर आप एसएच केलकर को ट्रैक कर रहे हो, तो आपको देखना है कि इनके मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं क्या? अगर मार्जिन इंक्रीज़ देखने मिलता है, ग्रोथ अगर रेवेन्यू के अंदर थोड़ी बहुत आ जाती है 10-15% के आसपास की, तो कंपनी के अंदर अच्छा खासा ईपीएस ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है। और अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा बनाना है, तो उसमें जो है आपको पीई री-रेटिंग और ईपीएस ग्रोथ दोनों आपके साइड में लगेगा। तो मुझे लगता है कि एसएच केलकर के अंदर ये पॉसिबल है। अगेन एसएच का पीई देखोगे आप तो कुछ 30 के आसपास का पीई है। और प्रिवी का पीई अगर आप देखोगे तो प्रिवी को वैल्यूएशन एक्सपेंसिव मिलती है, 50 का पीई मिलता है प्रिवी को। तो पॉसिबिलिटी है एसएच केलकर के अंदर री-रेटिंग होने की, लेकिन आपको इस पेयर को जो है ढंग से पढ़ना है और ट्रैकिंग बहुत सही से करनी पड़ेगी एसएच केलकर के अंदर। तो ये चांसेस है कि कुछ री-रेटिंग हो सके। अब देखते हैं, अगर इनके मार्जिन्स इंक्रीज़ नहीं हुए, तो हो सकता है कि एसएच केलकर के अंदर री-रेटिंग जो है वो ना भी हो। लेकिन ये अच्छा प्लेयर है जो कि आप जो है स्टडी कर सकते हो फ्रेग्रेंसेस वाले इंडस्ट्री में। अब इसके बाद जो अगला इंडस्ट्री है, वो है हमारा प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स वाला सेक्टर। अब यहाँ पे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी थी कि एसएच केलकर के अंदर अगर इनके पास वो फायर वाला इंश्योरेंस वाला क्लेम आ जाता है, तो वो भी जो है अगेन इनके पैट में ऐड होगा, तो जहाँ से पैट ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ सकती है। और ये पी री-रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने पूरा मास्टर क्लास के अंदर सिखा कर रखा है। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया ना अभी तक मास्टर क्लास के लिए, तो सबसे पहले जाकर जो है आप मास्टर क्लास के लिए एनरोल करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आप मैक्सिमम चीज़ें सीखोगे और सब सीखोगे, और आप जो है मेरे लेवल की रिसर्च कर पाओगे। और आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो पे, कोई भी यूट्यूबर पे, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड पे जो कि फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट है, मार्केट के अंदर एक्सपर्ट है, किसी के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रिसर्च जो है खुद कर सकते हो, और आप समझ जाओगे कि किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करने का सही टाइम कौन-सा होता है और एक्सिट करने का सही टाइम कौन-सा होता है। और हर एक सेक्टर का जो है अपना-अपना टाइम होता है, जिस टाइम पे वो सेक्टर चलता है। जैसे कि एज़ ऑफ नाउ हमें इस सेक्टर के अंदर, फ्रेग्रेंसेस वाले सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा री-रेटिंग देखने मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। तो ये हम पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अगर हम सारी कंपनीज़ की कॉन कॉल पढ़े, और अगर हमें मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफ़ाई करने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने वर्कशॉप के अंदर डिस्कस किया हुआ है, मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हो, और जल्द से जल्द एनरोल करना, क्योंकि बहुत जो वैल्यू आपको मिल रही है ना मास्टर क्लास में, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल करना मिस नहीं करना। अब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर के अंदर आता हूँ मैं। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर का सीन क्या है, आप पहले वो समझो और फिर उसके बाद कंपनीज़ की तरफ बढ़ेंगे। अब 2 स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ जो कि मुझे इस सेक्टर के अंदर लगती है, और वो 2 ही कंपनीज़ हैं इन सेक्टर के अंदर। वो है, पहला कंपनी बनकर आता है आपका इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, और जो दूसरा कंपनी बनकर आता है वो है हमारा पेनार इंडस्ट्रीज़। तो जब हम इंटरआर्क की बात करें, तो इंटरआर्क का जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री को रीड कर रहे हो, तो इंटरआर्क को पहले स्टडी करो, फिर आप दूसरे प्लेयर की तरफ जाओ। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाला सेक्टर जो है ना, वहाँ पे टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस के अंदर होता है। तो चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ भी मूव आउट हो रही है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा टेलविंड्स मिल जाती है, ये सेक्टर के लिए। इसके साथ-साथ इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्मार्ट मीटर मिशन हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज़ भी केपेक्स कर रही है। आपने पढ़ा होगा ना, प्राइवेट कंपनीज़ का केपेक्स जो है एज़ ऑफ नाउ ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्कीम बन जाती है।
फिर इसके साथ-साथ इन कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे अनऑर्गनाइज़्ड और ऑर्गनाइज़्ड का मिक्स देखोगे तो एफवाई 24 के अंदर आपका ऑर्गनाइज़्ड जो है 40% के आसपास है और आपका अनऑर्गनाइज़्ड जो है 60% के आसपास है। लेकिन एफवाई 28, 29 तक ये एक्सपेक्टेड है कि आपका ऑर्गनाइज़्ड जो है वो 45% जाएगा और आपका जो अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर है, अगर आप देख रहे हो, तो वो अराउंड 55% के आसपास रहेगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, ऑर्गनाइज़्ड आपका 50% तक भी जा सकता है। तो सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है और इसके साथ-साथ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का फ़ायदा सबसे ये बनकर आता है कि अगर आपको प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब यहाँ पे जो है आपका स्टील्स वगैरह बहुत यूज़ किया जाता है, मेटल एक्सेसरीज़ यूज़ की जाती है। अगर हम ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन प्लांट्स के अंदर देखें तो वहाँ पे जो है हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, स्टील बार यूज़ करते हैं। लेकिन प्री इंजीनियर्ड कंपनीज़ के अंदर आई मीन कंस्ट्रक्शन के अंदर हम मैक्सिमम स्टील यूज़ करते हैं। तो इन कंपनीज़ के ऊपर रिस्क ये हो जाता है कि स्टील के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, उसके अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ फ़ायदा क्या बनकर आता है? यहाँ अगर आप देखोगे तो जो कंस्ट्रक्शन टाइम है ना, जब आप पीईबी कंपनीज़ के पास जाते हो, तो आपका कंस्ट्रक्शन टाइम जो है 50% से रिड्यूस हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसलिए आप मुझे एक बात बताओ, आपकी कोई कंपनी केपेक्स कर रही है, तो कंपनी चाहती है ना उनका प्लान जल्द से जल्द बनकर रेडी हो जाए, ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ कमा पाए। तो इसके आपका पीईबी सेक्टर की कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ भी देखने मिल रही है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन टाइम कम है और आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पे इतना ज़्यादा हसल भी नहीं होता है, चूँकि हमें ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के अंदर देखने मिलता है। तो ये जो है एक आगे जाकर ट्रेंड बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये इंटरेस्टिंग है। बस आपको स्टील के प्राइसेज़ को थोड़ा ध्यान देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। और फिर इसके बाद अगर आप इंटरआर्क को देखोगे तो इनका जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रहा है। कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अगर आप अभी Q4 के अंदर देखोगे तो Q4 एफवाई 25 के अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की है 20% के आसपास से। और एज़ ऑफ नाउ हमें इंटरआर्क के स्टॉक के अंदर ऑलरेडी री-रेटिंग देखने मिल गई है और पहले इस स्टॉक का पीई था अराउंड 22-23 के पीई पे ट्रेड करती थी। पीई जो है लगभग 50% से इंक्रीज़ हो चुका है। एज़ ऑफ नाउ 35 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे लगती है, लेकिन अगर यहाँ ग्रोथ आ गई तो स्टॉक जो है इंटरेस्टिंग बन सकता है। कंपनी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है बन सकती है। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो हमें इनके मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं और कंपनी को जो है हाई ऑर्डर वैल्यू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। अब जब आप हाई ऑर्डर वैल्यू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो ऑटोमैटिकली अगर आप इन कंपनीज़ को स्टडी करते हो तो आपके मार्जिन जो है वो ऑटोमैटिकली बेटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कंपनी ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी डिस्कस किया है, जो कि आप पढ़ सकते हो। और रिसेंटली अगर आप कंपनी को ट्रैक करते हो, तो इन्हें कॉन्स्टेंटली ये लोग जो है कॉर्पोरेट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं कि इन्हें कोई ना कोई ऑर्डर तो जो है वो मिलते ही जा रहा है। अब इसके साथ-साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी जो है स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, जहाँ इनका एक बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये ऐसा बता रहे हैं कि एफवाई 26 के अंदर है ना, ये लोग ग्रो करेंगे 17.8% के आसपास और एफवाई 27 के अंदर दे विल ग्रो अबाउट 20% के आसपास देयर रेवेन्यूज़। तो गाइडेंस भी जो है हेल्दी है कंपनी का, मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिल रहा है, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपनी के पास, हायर ऑर्डर साइज़ वाले ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपनी के पास, जिसकी वजह से हमें एक्सपेंशन देखने मिल रहा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग चल रहा है, केपेक्स भी आ रहा है, तो आगे जाकर एफवाई 27 के अंदर हमें कंपैरेटिवली फास्टर ग्रोथ देखने मिल सकती है और एफवाई 27 के अंदर हमें जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल सकता है कंपनी के अंदर, जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ जो है हमें कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्टर देखने मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आपका रेवेन्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो Q4 के अंदर भी इंटर-आर्क को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिला है। फिर इसके साथ-साथ एक और कंपनी है पेनार। अब पेनार जो है आपका वही, जैसे पीईबी सेक्टर के अंदर आप एसएच केलकर समझ सकते हो इसको। एसएच केलकर पीईबी सेक्टर का, इस तरीके से आप पेनार के बारे में सोच सकते हो। रीज़न ये है कि यार देखो, पेनार के अंदर जो मार्जिन जो है ना वो कंपैरेटिवली कम है। मार्केट कभी भी उस कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन देता है जो कि फोकस्ड होती है। अब पेनार के अंदर जो है ऑलरेडी 2 से 3 बिज़नेसेस हैं और इनका पीईबी वाला सेक्टर वाला जो बिज़नेस है ना, वो ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन्स है ना वो बेटर होते हैं। और कंपनी जो इनका पुराना वाला बिज़नेस है ना, इंजीनियरिंग वाला बिज़नेस, उसे धीरे-धीरे जो है कट ऑफ कर रही है और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाला जो सेक्टर है ना, उस बिज़नेस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। तो हमें वो देखना है कि कंपनी के अंदर पीईबी का शेयर जो है किस तरीके से इंक्रीज़ होते जाता है और इनका जो ट्रेडिशनल बिज़नेस का जो शेयर है ना, वो किस तरीके से रिड्यूस होते जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ट्रेडिशनल बिज़नेसेस का जो शेयर है, मतलब इंजीनियरिंग वाले बिज़नेस का इनका जो शेयर है, वो जितना ज़्यादा रिड्यूस होते जाएगा, उतना ज़्यादा अगर आप एनआर के लिए देखोगे तो बेटर होगा, जिसकी वजह से हमें कंपनी के अंदर अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ वाइज़ बात करूँ तो हमें इंटरआर्क जो है ऑलरेडी बेटर प्लेयर दिख कर आता है पेनार से, लेकिन ये भी एक अच्छा प्लेयर है जो कि आप स्टडी कर सकते हो पीईबी स्पेस के अंदर। टेलविंड बहुत ज़्यादा है इस स्पेस के अंदर। तो ये 2 प्लेयर्स जो हैं हमारे बन के आते हैं, जो कि आपको ट्रैक करनी चाहिए। फिर इसके साथ-साथ जो अगली इंडस्ट्री है वो है हमारा एक्सचेंजेस वाला इंडस्ट्री। तो एक्सचेंजेस वाले के अंदर एक बीएसई एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है
और बीएससी के अंदर टेलविंड्स भी बहुत ज़्यादा है। अभी जेन स्ट्रीट वाला थोड़ा गड़बड़ हुआ है, मुझे पता है। लेकिन ओवरऑल बीएससी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि इनके रेवेन्यूज़ मैक्सिमम एफ-एंड-ओ से नहीं आते। एफ-एंड-ओ के अलावा भी कंपनी के जो है और भी बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेज़ है और मैं बीएससी को जो है ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका म्यूचुअल फंड वाला डिवीज़न भी है, बुक बिल्डिंग सर्विसेज़ वाला बिज़नेस भी है। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो हैं यहाँ पे वॉल्यूम पे इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि आपके एनएससी से जो है आपका सेबी डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। आपके बीएससी की तरफ वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वज़ह से इतने टाइम से बीएससी का जो स्टॉक प्राइस है ना वो स्टेरॉइड्स पे चल रहा था। लेकिन अभी जो है हमें करेक्शन देखने मिल रहा है जेन स्ट्रीट की वज़ह से। लेकिन इसलिए जब कैपिटल मार्केट स्लो डाउन हो रहा था ना तब आप देखोगे तो बीएससी के जो नंबर्स है ना, हमें वहाँ करेक्शन नहीं देखने मिला। बीएससी के नंबर जो है कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग आ रहे थे क्योंकि रेगुलेटरी पुश जो है बीएससी की तरफ बहुत मिल रहा है और एनएससी की तरफ से हमारा सेबी जो है वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग हो रहा है बीएससी के साथ, तो बीएससी को आप स्टडी कर सकते हो। एज़ ऑफ नाउ एनएससी का आईपीओ आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी को बहुत मार्केट शेयर मिल रहा है एनएससी से, तो बीएससी के अंदर जो ग्रोथ बनकर आती है, वो भी एनएससी से जो है कंपैरेटिवली बहुत बेटर होगी। तो ये फ़ायदा बनकर आता है बीएससी का, जहाँ बीएससी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जहाँ कंपनीज़ अपनी अर्निंग जो है ओवर 100% इंक्रीज़ कर रही है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है बीएससी के साथ। एनएससी और पीएससी में ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है वो बीएससी होगा। अब जब हम आरटीएस की बात करें, तो आरटीएस को आप किस तरीके से समझ सकते हो? आरटीए मतलब हमारे म्यूचुअल फंड का पर्सनल असिस्टेंट। जो भी म्यूचुअल फंड के फालतू-फालतू काम हो गए, फंड अकाउंटिंग करना, ये करना, सब फंड का अकाउंट रखना, सब फंड को नेम करके रखना, कहाँ पे कौन क्या परचेज़ कर रहा है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनको डेटा वगैरह प्रोवाइड करना। तो ये सारी कंपनीज़ हमारी केफिन और कैम्स जैसी कंपनीज़ आरटीएस करती है। तो अब कैम्स और केफिन्स में जो है मुझे केफिन ज़्यादा बेटर प्लेयर लगकर आता है क्योंकि केफिन के अंदर ग्रोथ अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली हाईयर है अगर आप कैम्स से कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे भी अगर आप जाके नॉर्मली भी चेक करोगे तो कैम्स के अंदर ग्रोथ कितना बनकर आता है। कैम्स के अंदर यहाँ हमें Q4 के अंदर कैम्स के अंदर ग्रोथ देखने मिल रहा है 17% का, जहाँ केफिन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है 25-26% के आसपास का। और इतने टाइम से केफिन कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा था, लेकिन हालाँकि केफिन के अंदर ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है क्योंकि कैपिटल मार्केट्स के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है। अब केफिन के अंदर इंटरेस्टिंग ये चल रहा है कि इनका इंटरनेशनल बिज़नेस जो है ना, ये कंपनी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे एक्सपांड कर रही है। तो अभी इन्होंने सिंगापुर के अंदर भी एक फंड को एक्वायर करा है, एसेंट नाम की एक कंपनी है, उसे इन्होंने एक्वायर करा है। फिर इसके साथ-साथ ये लोग बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से जो साइक्लिकैलिटी होती है ना केफिन की, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मार्केट भी जो है केफिन को प्रीमियम देता है। तो इसलिए अगर आप केफिन की वैल्यूएशन देखोगे तो भाई 66 के पीई पे ट्रेड करता है स्टॉक, और कैम्स को अगर आप देखोगे तो 47 के पीई पे ट्रेड करता है। तो कोई भी कंपनी के वैल्यूएशंस के अंदर डिफरेंस है तो एक रीज़न होता है जिसकी वज़ह से वैल्यूएशंस डिफरेंट होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर कवर की हुई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च सीखना है ना बॉस, अगर आपको जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च के अंदर कुछ करना है, खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करना है और लोगों पे रिलाई नहीं करना है, तो मास्टर क्लास में एनरोल कर लेना बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि वैल्यू आपको जो मिलेगी ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते हो। डेली मुझे रिव्यूज़ आते हैं लोगों के, लोग लिख रहे होते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई मास्टर क्लास को लेकर जो है लोग इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। अब इसके बाद जब हम म्यूज़िक सेक्टर के अंदर आते हैं, तो अब म्यूज़िक सेक्टर के अंदर टेलविंड्स क्या बन रही है, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब म्यूज़िक सेक्टर के अंदर हमारी 2 कंपनीज़ बनकर आती है। पहली कंपनी टिप्स म्यूज़िक और दूसरी जो कंपनी है वो है सारेगामा। अब जब हम टिप्स जैसी कंपनीज़ को स्टडी करें तो यहाँ ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे, तो टिप्स के अंदर जो है कंसिस्टेंसी है टिप्स म्यूज़िक के अंदर। जहाँ कंपनी जो है आराम से 30% के आसपास ग्रो कर रही है, और कंपनी का गाइडेंस भी यही है कि कंपनी आराम से 30% के आसपास जो है ग्रो कर सकती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पहले हमारे इंडिया के अंदर क्या हुआ करता था, म्यूजिक को जो है पायरेट किया जाता था। हम पायरेटेड म्यूजिक सुनते थे, डाउनलोड करते थे इंटरनेट पे से और फिर म्यूजिक सुनते थे। हमें आदत नहीं थी म्यूजिक के लिए पे करने की। लेकिन अभी जो है हम म्यूजिक के लिए पे कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो सबके फ़ोन पे सब्सक्रिप्शन होता है, राइट? स्पॉटिफ़ाई का होगा, यूट्यूब म्यूजिक का होगा, या फिर कोई और ऐप का तो 100% होगा, जियो सावन वगैरह भी आ चुके हैं। तो सबके पास सब्सक्रिप्शन होता है। इनफैक्ट मैंने भी स्पॉटिफ़ाई का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, यूट्यूब म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है। क्योंकि म्यूजिक सुनते टाइम आपको एड्स अगर आती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, राइट? तो इसलिए जो है ये सब्सक्रिप्शन ग्रोथ की वजह से इंडिया के अंदर जो है ये बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड बन सकता है। तो सेक्टर के अंदर जो है टेलविंड बहुत आता है। तो इसलिए आपकी टिप्स जैसी कंपनीज़ और सारेगामा जैसी कंपनीज़ जो है एक्सपेक्टेड है कि आगे जाकर इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा ही रहेगा। इसके साथ-साथ ये लोग साला यूट्यूब पे भी अपना म्यूजिक अपलोड कर देते हैं। तो यूट्यूब पे से भी जो है इनके पास पैसा आता रहता है। और मैक्सिमम पैसा अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज़ के पास जो है सब्सक्रिप्शन से ही आ रहा है। तो जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आगे जाकर मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन का जो शेयर बनकर आता है ना इनके रेवेन्यू के अंदर, वो और इंक्रीज़ होते जाएगा।
फिर टिप्स के बाद सारेगामा भी है। अब सारेगामा मुझे इतना पसंद नहीं है, टिप्स थोड़ा बेटर प्लेयर लगता है क्योंकि टिप्स के अंदर ग्रोथ अच्छी है, सारेगामा भी वही पेस पे ग्रो कर रहा है लगभग। बट यहाँ पे टिप्स के केस में अगर आप देखोगे तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिल रही है, ईपीएस ग्रोथ जो है लगभग रेवेन्यू ग्रोथ के आसपास है। लेकिन जब हम सारेगामा को देखें तो ये लोग जो है वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर देखने मिलती है वो पैट ग्रोथ के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स है ना वो रिड्यूस हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी के मार्जिन्स बनकर आते थे 31% के आसपास। 2025 में अगर आप कंपनी के मार्जिन देखोगे तो 24% के आसपास जा चुके हैं। एक तो इनका कारवान वाला डिवीजन जो कि सबसे लेगार्ड वाला डिवीजन है कंपनी का, और इसके साथ-साथ ये लोग वीडियोज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। वीडियोज़ के ऊपर आपको आरओआई आने का टाइम जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए सारेगामा एक्सपेक्टेड है कि अगले और 4-5 क्वार्टर तक परफॉर्म नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, और यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हमें देखने मिल सकता है। तो ये दिक्कत है सारेगामा के अंदर, आगे जाकर ग्रोथ आ सकती है लेकिन एज़ ऑफ नाउ नहीं आ रही है। तो ये है म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए मुझे जो है टिप्स कंपैरेटिवली बेटर प्लेयर लगता है, क्योंकि इनका गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है और टिप्स क्या कर रहा है इस बार पता है क्या? आरओआई पे बहुत फोकस कर रहा है। मतलब मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि हमें जो है इस बार कम म्यूज़िक बनाना है, लेकिन हम उतना ही बेचेंगे, उतना ही सेल्स ग्रोथ करेंगे लेकिन म्यूज़िक कम बनाएँगे। तो यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब मैनेजमेंट जो है आपके ज़्यादा हिट्स पे फोकस कर रहा है और टिप्स का जो है आपका हिट रेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर ये बनकर आता है। फिर डेटा सेंटर को ऑलरेडी मैं चैनल पे इतना बड़ा वीडियो बना चुका हूँ, 40 मिनट्स का वीडियो है, जाकर पहले वो देखो। डेटा सेंटर के अंदर मैं वहाँ पे जो-जो स्टॉक्स है ना, वो सारे जो है उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। अब मुझे कौन से इंटरेस्टिंग लगते हैं, आरएससी स्पेस के अंदर ब्लू स्टार मुझे पसंद है, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है और ब्लू स्टार के अंदर मुझे लगता है आगे जाकर भी ग्रोथ आ सकती है। बट यहाँ पे डेटा सेंटर से कंपनी के पास कंट्रीब्यूशन कितना आता है, वो हमें नहीं पता। अब एक और चीज़ है, ब्लू स्टार के अंदर ये भी बनकर आता है रिस्क कि एफआई 26 के अंदर इस कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, हमें वहाँ पे थोड़ा हिट देखने मिल सकता है, क्योंकि एफआई 25 के अंदर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये एक दिक्कत है और इसके साथ-साथ समर्स भी जो है इस बार इतने अच्छे नहीं थे। तो ब्लू स्टार, आपकी वोल्टास, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इनके ऊपर जो है कंपनीज़ के ऊपर रिस्क बनकर आता है। टेक्नो आप स्टडी कर सकते हो, अनंतराज नाम की एक कंपनी है जो कि को-लोकेशन के अंदर है। टेक्नो भी वही आपके ये एज डेटा सेंटर्स बना रहा है। तो वहाँ पे इन कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हो। आगे जाकर जब डेटा सेंटर से ग्रोथ आएगी ना कंपनी से, तब अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं ना वो बेटर होते जाएँगे। तो ये चल रहा है डेटा सेंटर्स के अंदर। अब यही थे 10 सेक्टर जो कि मुझे आपसे डिस्कस डिस्कस करने थे। अब कोई मुझे आके बोलेगा कंज़म्पशन स्पेस के अंदर, तो कंज़म्पशन स्पेस के अंदर मुझे 2 बेस्ट कंपनीज़ लगती है। एक है आपका इथॉस और दूसरा जो कंपनी आपका बनकर आता है वो है आपका, क्या नाम है उस कंपनी का? टाइमेक्स। टाइमेक्स के भी नंबर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इथॉस आपका प्रीमियम वॉचेस सेल करता है। इथॉस का मॉडल भी मैं चैनल पे कवर कर चुका हूँ। टाइमेक्स अगर आप देखोगे तो दे आर ग्रोइंग एट अबाउट 47% के आसपास। तो टाइमेक्स के भी नंबर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हालाँकि टाइमेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर ने जो है बहुत बड़ा स्टेक सेल किया है अपना। तो ये एक रिस्क बनकर आता है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा ही बड़ा स्टेक सेल कर दिया। हालाँकि इतना बड़ा रिस्क नहीं है ये, लेकिन देखो, प्रमोटर अपना स्टेक कब सेल करता है? जब स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे, और तभी प्रमोटर स्टेक सेल कर रहा है, तो ये थोड़ा मार्केट को नेगेटिव साइन भी दे देता है। बट ओवरऑल टाइमेक्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इस क्वार्टर के अंदर नंबर्स अच्छा है। अब देखते हैं कि इथॉस से अगर टाइमेक्स बेटर ग्रो करेगा तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर एक विंटेज कॉफी नाम की एक कंपनी है, जहाँ पे ग्रोथ स्ट्रॉन्ग आ रही है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी इनकी थोड़ी कंस्ट्रेंटेड रहेगी। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी विंटेज के अंदर भी एफआई 26 के अंदर। अब ये लोग केपेक्स तो कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इनकी कैपेसिटी चल रही है 100% यूटिलाइजेशन पे। तो अब इनका केपेक्स लाइव होगा मिड एफआई 26 या एंड ऑफ एफआई 26 के बीच में। तो भई अब ग्रोथ कैसा है ये एफआई 26 के अंदर मुझे पता नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है कंपनी का। अब बेक्टर फूड्स नाम की एक कंपनी है, हालाँकि उस कंपनी के अंदर जो है हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है कुछ टाइम से। यार ग्रोथ कंपनी के अंदर तो जा चुकी है, तो ये बेक्टर फूड्स का दिक्कत है। पहले कंपनी 20% पे ग्रो करती थी, अभी तो ग्रो ही नहीं कर रही है भाई। मिड टीन्स पे आ गए ये लोग। और बिकाजी नाम की भी एक कंपनी है जो भी आप स्टडी कर सकते हो। सबके मॉडल जो है मैंने चैनल के ऊपर कवर कर रखे हैं, तो आप जो है जाकर चेक कर सकते हो। तो इतना ही था, होपफुली आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा चैनल पे सब्सक्राइब करना, और पार्ट 1 नहीं देखा है ना बॉस, पहले जाके पार्ट 1 देखो। और इसके साथ-साथ अगर आपको इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको मेरी तरीके से एनालाइज़ करना है कंपनीज़ को, और अगर आपको बनना है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर, बनना है ना, और हर एक इन्वेस्टर को जो है अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है और एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनना है, तो हर एक इन्वेस्टर को जो है एक लर्निंग मशीन बनना पड़ता है।
और लर्निंग मशीन बनने के लिए आपको जो है लर्निंग पे स्पेंड भी करना पड़ता है। तो नीचे मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चुपचाप जाके मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, डिसअपॉइंट तो आप बिल्कुल भी नहीं होगे। और मास्टर क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली वन ऑन वन ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हो, एक्स पे आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल पे जो है आप मुझे आपके क्वेरीज भेज सकते हो, मैं सब कुछ रिप्लाई करता हूँ। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, आयुष मर्ता साइनिंग ऑफ। और मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एनरोल कर लेना, मिलते हैं मास्टर क्लास के अंदर। हाँ, 20 आवर्स का कंटेंट है, 20 आवर्स का अगर आप कंटेंट देखोगे ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप जो है कैपेबल बन जाओगे मेरे लेवल की इक्विटी रिसर्च करने के लिए, और आपको समझ आ जाएगा कि बॉस मार्केट के अंदर क्या-क्या चीज़ें चलती है। तो यही नोट पे साइन ऑफ करता हूँ आपके साथ, मज़ा आया इतना बड़ा वीडियो बना